नमस्कार, स्टडी आरो वेलकम्स यू। आज हम कौतुक सीरीज में कवर कर रहे हैं लखनऊ समझौते को। लखनऊ समझौते से संबंधित तथ्यों को हम आत्मसात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी वो परिस्थितियां रहीं जिनकी वजह से लखनऊ समझौते को अंजाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या स्थितियां जन्म लेती हैं जिनकी वजह से लखनऊ समझौते का अस्तित्व सामने आता है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके कारण क्या रहे जिस वजह से लखनऊ समझौता किया गया। लखनऊ समझौते से पहले भारत का राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण और खंडित था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने विभिन्न समुदायों के बीच फूट डाल दी थी। हिंदू और मुसलमान नेता अक्सर एक दूसरे से असहमत रहते थे, जिससे ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाना मुश्किल हो जाता था। भाई बिल्कुल, कांग्रेस अलग विचारधारा में चल रही थी और लीग जो है वो अलग विचारधारा में चल रही थी। अब इसके पीछे आपको लखनऊ समझौते के पीछे के जो कारण है उसके पीछे आपको चलना पड़ेगा बाल्कन युद्ध तक। बाल्कन युद्ध जो 1912 में होता है, और बाल्कन लीग जिसमें ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटेनेग्रो और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का साम्राज्य। बाल्कन राज्यों का कहना था कि मैसेडोनिया में ईसाइयों के साथ बहुत बड़ा क्रूर अत्याचार हो रहा है, अतः वे मैसेडोनिया को टर्की के घृणित शासन से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने टर्की से मैसेडोनिया में सुधार करने को कहा, पर टर्की के इनकार करने पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध में बाल्कन लीग की जीत होती है और ऑटोमन साम्राज्य ने अपने यूरोपीय क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया था। उसका कारण ये था कि बाल्कन लीग जो थी इसने इन क्षेत्रों को विजित कर लिया था। चूंकि 1912-13 के बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया था, इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, छीड़ हो गई तथा उसका सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया था। इस समय तुर्की के शासक का दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा है। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की को सहयोग न दिए जाने से भारतीय मुसलमान रुष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। ठीक है, ये परिस्थितियां जन्म लेती हैं जिसकी वजह से लीग और कांग्रेस एक दूसरे के साथ में आते हैं, दोनों मंच जो है वो साझा करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं उसे सरकारी सहायता देने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान नाराज हो गए थे। मुसलमानों की मांग थी कि जो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसमें ब्रिटिश जो है हुकूमत सरकार जो है वो सहयोग दे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया था। आपको ये ज्ञात होगा कि 1905 में जो है वो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और विभाजन का जो मेन मोटो था उनका वो ये था कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विभेद पैदा किया जाए, मतभेद पैदा किया जाए, उसको हवा दे करके धीरे धीरे चीज़ें आगे अपने हिसाब से लेना है हम लोगों को। तो इसकी वजह से हिंदू क्षेत्रों को अलग किया जाता है पूर्वी बंगाल के नाम से, पश्चिमी बंगाल के नाम से, और पूर्वी बंगाल के नाम से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है। तो बंगाल का डिवाइडेशन जो होता है, पार्टीशन जो होता है वहाँ पे, उससे एक तरीके से आप ये समझिए कि बहुत बड़ा बीज बोया गया। वो बीज जो आगे चल करके असंतुष्टि दोनों तरफ पैदा करता है, हिंदुओं के बीच भी और मुसलमानों के बीच भी। बहरहाल मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक, जो यंग समर्थक थे, धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे तथा उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उभारने का प्रयत्न किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि अलीगढ़ स्कूल के जो सिद्धांत होते हैं, तो उसके सिद्धांत की जो अगर हम प्रमुख बिंदु की बात करते हैं, तो अलीगढ़ विचारधारा ने महिलाओं की शिक्षा, बहुविवाह और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की वकालत की थी। ये सामाजिक सुधार का इनका पक्ष था। सांस्कृतिक पहचान का भी मुद्दा इसमें था। आंदोलन का उद्देश्य एक विशिष्ट मुस्लिम सामाजिक सांस्कृतिक पहचान विकसित करना था जो आधुनिक मूल्यों और इस्लामी आस्था दोनों के अनुरूप हो। इसके साथ में ब्रिटिश वफादारी का भी कॉन्सेप्ट था इसमें। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, तो उन्होंने मुसलमानों से ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने का आग्रह किया ताकि वे राजनीतिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकें। मुस्लिम समुदाय का सशक्तिकरण भी संबंधित था। आंदोलन का लक्ष्य मुसलमानों को शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सशक्त बनाना था ताकि वे भारतीय समाज में एक मजबूत स्थान बना सकें। तो ये जो चीज़ थी, ये जो तथ्य रहे, ये संबंधित रहे हैं अलीगढ़
स्कूल के सिद्धांत उससे संबंधित रहे हैं। तो जिसको जो तरुण समर्थक थे, मुस्लिम समर्थक थे, वो लोग चाहते थे, वो सुधारवादी दृष्टिकोण के लोग थे जो ये चीज़ें चाहते थे। फिर क्या होता है, 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चय किया कि वह भारत में अनुकूल स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य दल का सहयोग कर सकता है, किसी अन्य दल का सहयोग कर सकता है, बशर्ते, लेकिन शर्त क्या है कि भारतीय मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करें तथा उनके हित सुरक्षित बने रह सकें। यहाँ से चीज़ें आप ये महसूस कीजिए कि यहाँ से चीज़ें अलग होती हैं। किसी एक राष्ट्र में जब समूहगत कोई लाभ को अगर राष्ट्र के जो जो हित हैं उस पर वरीयता दी जाएगी तो वो आगे चल कर के वो चीज़ें विघटन उत्पन्न करती हैं। बहरहाल बाद में यही होता भी है। तो होता क्या है कि इससे कांग्रेस व लीग दोनों की स्वशासन की मांग समान हो गई। स्वशासन की मांग कांग्रेस भी कर रही थी और लीग भी इन परिस्थितियों में स्वशासन की मांग कर रही थी, और जिससे उन्हें आसपास आने में सहायता मिलती। वो एक स्टेज को जो है साझा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। जहां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल, याद रखिएगा ये अल हिलाल पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है, तथा मोहम्मद अली जिन्ना के पत्र ये है कामरेड, को सरकारी दमन का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अली बंधुओं मौलाना आज़ाद तथा हसरत महानी को नज़रबंद कर दिया गया। सरकार की इन नीतियों से युवा मुसलमानों, विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं जागृत हो गई और वे उपनिवेशी शासन को समूल नष्ट करने के अवसर तलाशने लगते हैं। सूरत का विभाजन भी इसी परिदृश्य में देखते हैं। अभी आपने लीग का कॉन्सेप्ट देख लिया कि किन परिस्थितियों से लीग जो है यहाँ 1916 के मंच तक पहुँचती है। अब हम इसमें ज़रा सा कांग्रेस को भी देखते हैं। तो सूरत का विभाजन पे हम इस पे बात करते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण पार्टी में दो विचारधाराओं का जन्म लेना था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में। तो जब विचारधाराओं का जन्म लेता है तो जिसकी शुरुआत 1905 के बनारस अधिवेशन में ही हो गई थी, जब गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। 1905 की अध्यक्षता बनारस में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की याचिका एवं याचना की नीति का कड़ा विरोध किया था। दरअसल बाल गंगाधर तिलक जी ने ये आरोप लगाया था कांग्रेस पे कि याचिका और याचना बस यही दो काम हैं कांग्रेस के, यही इनका मोटो है, बस इतना ही उनका उद्देश्य है और यही इनकी अंतिम लक्ष्य है। इससे आगे बढ़ने के बारे में ये लोग सोचते ही नहीं है। कुछ भी करना है तो ब्रिटिश हुकूमत के सामने याचिका करो, ठीक है, याचना करो, याचिका दायर करो या फिर याचना करो। तो ज़रूरत है कि हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, कुछ और एक्शन लिए जाएँ, कुछ कठोर एक्शन लिए जाएँ, कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएँ जिससे ब्रिटिशर्स की जो है वो चूलें हिलाई जा सकें, ठीक है। मिंटू से उसके जो बेस हैं, फाउंडेशन है, उसकी फाउंडेशन की नींव को हिलाया जा सके। उग्रवादी 1907 का अधिवेशन नागपुर में आयोजित कराना चाहते थे और बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरम पत्ती अधिवेशन सूरत में आयोजित कराने को लेकर अड़े रहे। ये लोग चाहते थे कि अधिवेशन सूरत में हो। स्थानीय नेता को अध्यक्ष बनाने से इनकार किया। साथ ही उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन को वापस लाने की वकालत शुरू कर दी। लाने नहीं, लेने की है यहाँ पे, वापस लेने की वकालत शुरू कर दी, ठीक है। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था देश में कि देश की सामानों का यूज़ करना है और जो बाहर से जो सामान आते हैं, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे लेके आते थे भारत में, उसका बहिष्कार करना है हम लोगों को। फिर क्या होता है, उन्होंने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया। इन कारणों से कांग्रेस में विभाजन हो गया। मुख्य गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके मांडले जेल, जो मांडले जेल कहाँ थी? बर्मा में थी, बर्मा म्यांमार जिसको बोलते हैं आप, मांडले जेल भेज दिया, जिससे उग्रवादी आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया। परंतु 1914 में बाल गंगाधर तिलक के जेल से वापस आने पर आंदोलन दोबारा शुरू हो गया। तो 1914 में जो है जब तिलक बाहर आते हैं तो फिर से ये इनको लगता है कि ऐसी स्थितियों में होता क्या है कि कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, गर्म दल के लोग अलग हो जाते हैं, नरम दल के लोग अलग हो जाते हैं, तो कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको भी ये लगता था, कांग्रेस संगठन को भी ये लगता था, और जो गर्म दल के लोग हैं इन लोगों को भी ये महसूस होने लगा, ये प्रतीत होने लगा कि हम लोग साथ में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के भी आपसी विचार विमर्श कांग्रेस में चल रहा था। और 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो उसमें मुस्लिम लीग मंच साझा करती है कांग्रेस के साथ में, और उसमें दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के जो नरम और गर्म दल
अलग हो गए थे 1907 में, वो दोनों भी इसमें एक समान रूप से उसमें जो है वो शामिल हुए थे। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है कौन सा? लखनऊ समझौता, जो 29 दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था। ध्यान देने की बात है आपको कि भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके अगर मुख्य शिल्पकार को अगर हम देखते हैं तो एक तो मोहम्मद अली जिन्ना है, दूसरे तिलक जी हैं। ये दोनों लोग ही वो शिल्पकार थे जिन्होंने लखनऊ समझौते को मूर्त रूप दिया था। गौरतलब है कि सन 1910 ईस्वी में वे बम्बई के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। कौन चुना गया था? जिन्ना की बात हो रही है यहाँ पे। 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 ईस्वी में उसके अध्यक्ष हो गए। देखिए 1913 में ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग और 1916 में ही इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हैसियत से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना पेश की। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में वे अल्पसंख्यक थे वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी समझौते को लखनऊ समझौता कहते हैं। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। बाल गंगाधर तिलक को देश लखनऊ समझौता और केसरी अखबार के लिए याद करता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि प्रतिनिधियों की बात करते हैं कांग्रेस और लीग की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार और मदन मोहन वाल्मीकि। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। पहले के हिसाब से ये प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विधान को आगे बढ़ाने वाले थे। इनमें प्रावधान था कि प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं का 3/4 हिस्सा व्यापक मताधिकार के जरिए चुना जाए और केंद्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों सहित कार्यकारी परिषदों के आधे सदस्य परिषदों द्वारा ही चुने गए भारतीय हों। केंद्रीय कार्यकारी के प्रावधान को छोड़कर ये प्रस्ताव आमतौर पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल भी किए गए थे। जो इन लोगों ने मांगी वो सारे के सारे उसमें शामिल किए गए थे, ज़्यादातर बस केंद्रीय कार्यकारी के प्रावधान को छोड़कर। ये देखिए जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, जिन्ना सेकंड फ्रॉम द राइट, ये है जिन्ना महोदय, वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट 1916। अगर हम इसके प्रावधान की बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्वीकार किया गया। उन प्रांतों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ये प्रावधान पे आप गौर कीजिएगा। उन प्रांतों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। भारत सरकार के ढांचे में सुधार और सुशासन की मांग पर जोर दिया गया। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों का पुनर्मिलन भी इस दौरान हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता है। मुस्लिम लीग लीडर पोज फॉर अ ग्रुप फोटो एट लखनऊ 1916। कांग्रेस प्रांतीय परिषद चुनाव में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल तथा पंजाब एवं बंगाल को छोड़कर जहां उन्होंने हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को कुछ रियायतें दी, सभी प्रांतों में उन्हें रियायत जनसंख्या के अनुपात से ऊपर देने पर सहमति बन गई। यह समझौता कुछ इलाकों और विशेष समूहों को पसंद नहीं था, लेकिन इसने 1920 से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम सहयोग का रास्ता साफ किया था। परिवर्तन का अनुरोध करने तक विभिन्न समुदायों के पास अलग अलग मतदान समूह होने चाहिए, ये भी मांग इसमें की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद के लिए सदस्यों की आदर्श संख्या 150 की जानी चाहिए। सुझाव दिया गया है कि परिषद के कम से कम 50% सदस्यों के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। सदस्यों में से 1/5 को नियुक्त किया जाना चाहिए और जबकि शेष 4/5 को निर्वाचित किया जाना चाहिए। 1/5 को नियुक्ति होनी चाहिए और 4/5 को निर्वाचित किया जाना चाहिए। सुशासन की शक्ति मिलनी चाहिए और दूसरा और अगला था इंडियन काउंसिल का खात्मा किया जाना चाहिए। ये भारतीय
परिषद इंडियन काउंसिल की बात की है, जिसकी स्थापना आपको याद होगा ये कब की गई थी, 1858 में की गई थी, 1858 में की गई थी। यह भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत के राज्य सचिव को सलाह देना था। जो भारत के राज्य सचिव होते थे उनको सलाह देना इस काउंसिल का मुख्य काम था। तो ये जो काउंसिल थी इसको समाप्त करने की वकालत किया गया लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय मामलों के राज्य सचिव का वेतन, अब जो भारतीय मामलों के राज्य सचिव हैं इनके वेतन के बारे में इन लोगों ने कहा कि इनका जो वेतन है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, भारतीय कोष से नहीं, भारतीय कोष से न देकर ब्रिटिश सरकार द्वारा ये वेतन दिया जाना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए, ये भी मांग उसमें सम्मिलित थी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। सेंट्रल काउंसिल में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व कुल सदस्यों का लगभग 1/3 होना चाहिए। ठीक है, ये उन लोगों की मांग थी। ये उस समय की मांग, ये 1/3 ये मांग इसलिए ये लोग कर रहे थे कि लगभग उस समय देश में अगर आप मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो लगभग 23 से लेकर के 25% के आसपास थी। सभी गैर नियुक्त सदस्यों को वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुना जाए। अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत को अपने प्रांतीय विधानमंडलों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार से संयुक्त मांग की, जब तक एक समुदाय संयुक्त मतदान का अनुरोध नहीं करता तब तक वे अलग निर्वाचन क्षेत्र रखने पर सहमत हो गए। अब हम इसके परिणाम को देखते हैं। ये फैक्ट हुआ, जो उन्होंने प्रावधान दिए थे उसमें बहुत सारे माने गए ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब उसका परिणाम क्या होता है इस फैक्ट का, हम इस पे गौर करते हैं। बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक अलग निर्वाचन क्षेत्र पर सहमत हुए, जिसने भारत में विभिन्न समुदायों को मान्यता दी। ये हिमालय जैसी गलती साबित होती है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र देने पर सहमत हो गए, जिससे भारत में विभिन्न समुदायों को मान्यता दी और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया। देखिए, भारत क्या है, भारत में विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे कई धर्म हैं, कई संप्रदाय हैं, कई मान्यताएं हैं। अब लोग हवा दे करके, उन चीज़ों को बढ़ावा दे करके जातियों को भी उस मुकाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जहां लोगों को बताया जाता है कि नहीं, आप अलग हैं उन लोगों से, आपको विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो बढ़ावा मिलती हैं तो उसका परिणाम थोड़ा दुखद होता है। बहरहाल फिर क्या होता है कि हालांकि इस समझौते ने भविष्य की सांप्रदायिक राजनीति के लिए एक रास्ता तैयार किया, बिल्कुल तैयार किया, और अंततः 1947 में भारत के विभाजन का कारण भी यही बनता है। ठीक है, आप कुछ भी कीजिए, कोई भी काम कीजिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको करना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो जो जिस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं वो कहाँ जाके रुकेगा, ये बड़ा प्रश्न है। लखनऊ समझौते तक मुस्लिम लीग का राजनीतिक प्रभाव बहुत कम था। बिहार, संयुक्त प्रांत और बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे उसके बाद, जिससे लोगों और उनके नेताओं के बीच असहमति दिखाई दी। भारतीय विधायिका ने सांप्रदायिकता वीटो की शुरुआत की, जिसका अर्थ है कि यदि किसी धार्मिक समूह के 3/4 लोग असहमत हों तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। मुसलमानों को उनके अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर 1/3 प्रतिनिधित्व देना एक बड़ी गलती थी, जबकि यह सर्वथा अनुचित था। इसने सांप्रदायिक राजनीति के बीज भी बोए। लखनऊ समझौते से पता चला कि भारत में अपने हितों के साथ विभिन्न समुदाय हैं। ध्यान दीजिए, लखनऊ समझौते से पता चला कि भारत में अपने हितों के साथ विभिन्न समुदाय हैं जिनसे पैक्ट किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। ये बिल्कुल बहुत हिमालय जैसी गलती थी कांग्रेस की। देखिए, दो चीज़ है, जब भी आप समुदाय को वरीयता देते हैं राष्ट्र पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जा कर के ये समस्या उत्पन्न करेंगी। भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज मैं देख रहा था न्यूज़पेपर को, मैं देख रहा था टेलीविज़न पे, मैं देख रहा था कि एक देश के प्रतिष्ठित पत्रकार महोदय हैं, तो उन्होंने समुदायगत जो है वो उन्होंने कहा कि इनके लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। ठीक उस तरह से उन्होंने कहा जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरल की बात हम पूर्व में करते आए हैं, तो उस तरह की कुछ बातें उन्होंने की कि इस तरह से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब हमने आपने स्वीकार किया एक राष्ट्र के रूप में कि हम इस राष्ट्र के भीतर रहेंगे, तो सीधी सी बात ये है भाई साहब कि राष्ट्र सर्वोपरि है।
आपका समुदाय सर्वोपरि नहीं है, आपकी कास्ट सर्वोपरि नहीं है, आपके मत मतांतर सर्वोपरि नहीं है, आपकी संस्कृति सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि क्या है? राष्ट्र है, क्योंकि उसके नीचे रहना, उसके छाया तले रहना हम सभी ने स्वीकार किया। जब भी इस तरह की बातें हवा, इन बातों को हवा दी जाएगी कि आप समुदाय को आप वरीयता देंगे राष्ट्र के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे चल के विघटन की तरफ जाएंगी, बंटवारे की तरफ जाएंगी, जो देश के लिए, समाज के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, सबके लिए खतरनाक है, ये सबके लिए दुखद है। हम उस विभाजन विभीषिका को भला कैसे बुला सकते हैं? तब तो सिर्फ दो धर्मों की बात थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इसमें ये कहना, मुझे कोई गुरेज नहीं है और मुझे कोई इसमें झिझक नहीं है। विदाउट हेजिटेशन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे हवा दी जा रही है, विभिन्न समुदायों को दी जा रही है, विभिन्न कास्ट के नाम पे दी जा रही है, कहीं संस्कृत के नाम पे दी जा रही है, कहीं बोलचाल की लिए दी जा रही है, कहीं भाषा के आधार पर दी जा रही है, खान पान के आधार पर दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये देश के लिए समस्या के कारण बनेंगे। एक राष्ट्र के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ये किसी पौधे की जड़ में मट्ठा डालने वाला काम है। भाई हम आप सब बराबर हैं, सब समान है। हमारा संविधान की जो मूल भावना वो समानता पे ही टिका हुआ है। सभी यहाँ पे समान है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में जो पीछे छूट गए हैं उनको अपने साथ में लाके खड़ा करेंगे, ये हमारा दायित्व भी बनता है। लेकिन हम इसको भी ध्यान रखेंगे कि इन सब कवायदों से राष्ट्र के ऊपर कहीं कोई असर न पड़े। ये हमारा मेन जो है वो मूल मंत्र होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारे लिए कहीं भी किसी भी तरह का कोई मुद्दा आता है तो राष्ट्र सर्वोपरि, ये भावना हमें होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होनी चाहिए क्योंकि खुशहाल जीवन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपनों के लिए भविष्य के लिए, सब के लिए ये सबसे ज़्यादा और ज़रूरी नितांत आवश्यक काम है। और वो ये है, काम के साथ विचारधारा है, और वो ये है कि हम स्वयं को, अपने हितों को, अपने समुदायगत हितों को, किसी भी हित को राष्ट्र हित से नीचे रखें। सर्वप्रथम राष्ट्र हित होना चाहिए। बहरहाल फिर क्या होता है कि इस समझौते में सांप्रदायिक विशेषाधिकारों को भी मान्यता दी गई, जो कांग्रेस की एक खतरनाक नीति थी। कांग्रेस की एक खतरनाक नीति थी। हालांकि लखनऊ संधि को शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखा गया था, लेकिन यह एकता केवल कुछ वर्षों तक ही। लखनऊ समझौते से ऐसा प्रतीत होता था कि भारतीय राजनीति में हिंदू और मुसलमान एकजुट हैं, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चल सका। समझौते ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जहां हिंदू और मुसलमान अलग अलग मतदान करते थे, जिससे भारत में सांप्रदायिक राजनीति का चलन शुरू होता है। समझौते में यह भी निहित था कि भारत में अलग अलग जरूरतों वाले दो अलग अलग समुदाय हैं। इस समझौते के कारण मुस्लिम लीग, जो पहले बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय राजनीति में प्रभावशाली हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप ग्राफ देखेंगे कांग्रेस का और लीग का, तो लीग का जो ग्राफ है वो बिल्कुल वो हाई है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 85 में होती है। ठीक है, 1906 के आसपास में जन्म होता है लीग का। और लीग जो है, उसके बाद लीग की जो, आप दोनों पार्टियों के जो मोटो हैं उन पे गौर कीजिए। मोटो क्या थे दोनों के, उद्देश्य क्या थे दोनों के, ये सब चीज़ों को अगर आप मिलाकर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि लीग जो है वो, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लीग जो है वो ज़्यादा सफल रही कांग्रेस की बनिस्बत। इसने 1916 से 20 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा तो दिया। किसने बढ़ावा दिया? इस लखनऊ समझौते ने। हालांकि यह समझौता लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि बाद में सांप्रदायिक तनाव बढ़े, जिसका परिणाम 1947 में देश के विभाजन के रूप में सामने आया। मुसलमानों को अखिल भारतीय और प्रांतीय विधानमंडलों दोनों में विशेष संख्या में सीटें दी गई। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्वीकृति को कुछ इतिहासकारों ने सांप्रदायिकता और बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव के रूप में भी देखा। हम इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका पे गौर करते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। ठीक है, इसमें जिन्ना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग दोनों के प्रमुख नेता थे। ये यहाँ दिलचस्प बात है कि वो कांग्रेस के भी और लीग के भी दोनों के प्रमुख नेता थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक माने जाते थे। मध्यस्थ और सूत्रधार थे ये। जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवाद स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उनकी रणनीति और कूटनीतिक कौशल ने दोनों संगठनों को एक मंच पर लाने में मदद की। वे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि और कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य के रूप में दोनों पक्षों की मांगों को संतुलित करने में सफल रहे। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को मजबूती से उठाया। यह मांग मुस्लिम लीग के लिए महत्वपूर्ण थी और जिन्ना ने इसे कांग्रेस के समक्ष स्वीकार्य बनाया। यही सब वो कारण रहे कि जिन्होंने जिन्ना को बिल्कुल देश के मुख्य
जो स्टेज थे मुख्य धारा में, जो नेता लोगों का मुख्य धारा था, उसमें ला करके खड़ा कर दिया लखनऊ तो समझौते ने। यह मांग मुस्लिम लीग के लिए महत्वपूर्ण थी और जिन्ना ने इसे कांग्रेस के समक्ष स्वीकार्य बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्यवस्था अल्पसंख्यक मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करेगी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया। ठीक है, ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था, वो विशेष रूप से सरोजनी नायडू द्वारा इनको कहा गया था। ये उपाधि उनके द्वारा दी गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत, क्योंकि उन्होंने दोनों समुदायों के बीच सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उनके प्रयासों से यह समझौता राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुटता का प्रतीक बना, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वशासन की मांग को बल दिया। कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण के रूप से देखते हैं तो एक कुशल वकील होने के नाते जिन्ना ने समझौते के प्रावधानों को संवैधानिक ढांचे में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी बौद्धिक क्षमता ने समझौते को ठोस और व्यवहारिक रूप दिया। उन्होंने प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राजनीतिक एकता को मजबूत करने की दृष्टि से हम देखते हैं तो जिन्ना ने कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों के पुनर्मिलन में भी सहायता की, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली। उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग की। प्रभाव और महत्व को हम देखते हैं। जिन्ना की भूमिका ने लखनऊ समझौते को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक घटना बनाया। यह उनके करियर का वह दौर था जब वे राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध थे। हालांकि बाद में उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक बन गए, लेकिन 1916 में उनकी भूमिका भारतीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में निर्णायक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समझौते का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसने देश में लीग की शक्ति को बढ़ाया। भाई, अब लीग की शक्ति को बढ़ाया इसलिए माना जाता है कि लीग की शक्ति बढ़ती है क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस और देश के लोगों ने ये स्वीकार किया, ब्रिटिशर्स लोगों की तो यही मंशा ही थी, उन लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, मुस्लिम जो लीग है वो धर्म के हिसाब से भले ही बनाया वो संगठन है, लेकिन चूंकि उसके पीछे इतने जनसमर्थन है, इतने लोग हैं, तो हमको इसको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। हालांकि इसके दुष्परिणाम आए, वो अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीग की शक्ति को 1916 लखनऊ के अधिवेशन ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लगभग कांग्रेस के बिल्कुल बराबर समतुल्य ला करके लीग को रख दिया और यह भी स्थापित किया गया कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता अपरिहार्य है। हालांकि ये दुखद पहलू था। इस समझौते ने जिन्ना को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और उनकी कूटनीतिक क्षमता को रेखांकित किया। कोई दो राय नहीं है, जिन्ना की कूटनीतिक क्षमता को सब स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ समझौते को सफल बनाने में अपनी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और समन्वय कौशल का उपयोग किया, जिससे यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। तो ये रहा लखनऊ समझौता और इसके प्रभाव क्या रहे वो भी आपने देखा, किन परिस्थितियों में इसका जन्म होता है वो भी आपने देखा, और एक जो बड़ा पैक्ट जो हुआ उससे किन नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्धि मिलती है, लोकप्रियता मिलती है, वो सब भी आप लोगों ने देखा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।